हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने पूरा पॉलीटेक्निक क्लब में। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। यह हमारा पार्ट 7 है। इससे पहले के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। पहला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है इसमें से कौन सही है और कौन गलत है। यानी कि यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है सही कौन है और गलत कौन है। स्टेटमेंट को पढ़िएगा। कह रहा है दी टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट कंजर्व। अब जरा क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चार्ज है और वो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, एक चार्ज यानी क्यू है और ये हमारा जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है, इसके अंदर रखा गया। तो आपको बताना वो चार्ज क्या हमारा नहीं कंजर्वेड रहेगा। क्वेश्चन ने बोला है नॉट कंजर्व। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो अगर आप चार्ज को आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रखिएगा तो हमारा फुल्ली कंजर्व रहता है, लेकिन आपको स्टेटमेंट में बोला है कि नॉट कंजर्व, इसलिए हमारा यह स्टेटमेंट फॉल्स होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह बात हमें पता चलती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। आई होप आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है एंड एयर बबल्स इनसाइड वाटर साइन ड्यू टू। आपको बताना है, आप पानी, आप बॉटल देखे होंगे या फिर कहीं भी पानी देखें, उसके अंदर जो हवा का बुलबुला होता है यानी बबल्स होता है, वो साइन करता है, चमकता है। क्यों चमकता है? वो रिफ्रैक्शन के कारण चमकता है या फिर रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोले तो TIR से भी हम लोग इसे जानते हैं, इसके कारण चमकता है या फिर डिफ्रैक्शन के कारण चमकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो पानी में हवा का बुलबुला है, यानी पानी के अंदर जो हवा का छोटा छोटा बबल्स देखे हैं, वो हमारे चमकने यानी साइन करने का पीछे का जो रीजन होता है हमारा TIR होता है, बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो हमारा साइन करता है, चमकता है। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, अब आपसे आगे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 3 करा द कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू। थिन फिल्म जो होता है उसके कलर के पीछे का कारण क्या, उसके रीजन क्या है? इंटरफेरेंस के कारण होता है या फिर डिफ्रैक्शन के कारण या फिर स्क्रैटिंग के कारण या फिर डिस्पर्सन के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो कलर ऑफ फिल्म फिल्म जो होता है हमारा इंटरफेरेंस के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 4 में एक सिंबल दिया गया। आई होप आप इस सिंबल से अच्छी तरीके से वाकिफ हों। आपको बताना है यहाँ पे ये जो सिंबल है वो किस चीज, किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन में 4 गेट दिए गए हैं। कौन कौन से गेट है? और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और एंड गेट। इसमें से ये जो सिंबल है आपको किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, कमेंट बॉक्स में ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हम लोग का सिंपली हो जाएगा एंड गेट। यानी ये जो सिंपल सा गेट है यहाँ पे दिख रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सभी गेट का सिंबल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में उसका फोटो है, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा और PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा जरूर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ गेट को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ लॉजिक गेट दिए गए। पहला हमारा एंड गेट है, आप इसे जरूर याद रखिए। यहाँ पे हम लोग का नैंड गेट है, एक XOR गेट, एक स्नॉर गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट। नॉट गेट ईजी है, देखिए यही सब गेट आप इसे जरूर आप अच्छे से याद रखिएगा। एंड गेट, और गेट, नॉर और नॉट को, और आप नैंड और एक XOR को याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी है। सिंपली इजी, इसलिए आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 5 में देखिए, आपसे पूछा गया विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन। टीवी का जो ट्रांसमिशन होता है, वो जो आप टीवी देखते हो तो उस पर जो आप देखते हो तो हम लोग का सेटेलाइट के कारण तो उस किस फ्रीक्वेंसी पर उसका ट्रांसमिशन किया जाता है, आपको उसका फ्रीक्वेंसी बताना है कि उस किस फ्रीक्वेंसी पे हम लोगों का ट्रांसमिशन होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया 30 हर्ट्ज से लेके 300 हर्ट्ज। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है सर। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाए, यानी बोले तो 30 मेगाहर्ट्ज से लेके हम लोग 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में उसका ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी को रखते हैं और उसी से हम लोग का टीवी चलता है। आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक ना हमारा हर्ट्ज होता है, इसे आप लोग जरूर याद रखिए। फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। ओके। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, आपसे क्या पूछा है। यह एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो आपको जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
कह रहा है 3 कंडेंसर, 3 कंडेंसर लिया गया। ये आप कंडेंसर देख रहे हो जो हमारे फ़ैन में यूज़ होता है, वही हमारा कंडेंसर है। तो 3 कंडेंसर लिया गया जिसका कैपेसिटी क्या है, एक का कैपेसिटी सी और तीनों का कैपेसिटी हमारा सी ही है। बोला तीनों हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ये आप ध्यान रखिएगा। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे आपको सीरीज में बोला गया, ये हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। तब बोल रहा है देन देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी, तब आपको बोलना है कि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम लोगों का क्या होगा। ऑप्शन को देखिए और जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बोले तो C/3। अब कैसे होगा हम लोग जरा उसको देखते हैं कि C/3 हम लोगों का कैसे होगा। क्वेश्चन में बोला था कि 3 कंडेंसर लिया गया, तो हम लोग ठीक है 3 कंडेंसर को हम लोग लेते हैं और उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एक कंडेंसर मान लीजिए आपका यहाँ हो गया, फिर एक कंडेंसर हमारा यहाँ हो गया और एक कंडेंसर हमारा यहाँ हो गया, और ये तीनों हमारे किस चीज़ में कनेक्टेड है, तो ये तीनों हमारा सीरीज में कनेक्टेड और तीनों का कैपेसिटी हम लोग का C है। तो इसका फॉर्मूला होता है सीरीज में जब कनेक्टेड रहता है, यानी 1/C इक्विवेलेंट, यानी टोटल कितना होगा ना, C इक्विवेलेंट बराबर हम लोग का हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। अब आप लोग इसे कैलकुलेट करिएगा तो इधर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा C आएगा और ऊपर 3 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी C इक्यू। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या बोला गया, प्रश्न में सिंपली हमसे पूछे सी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, तो हमारे यहाँ से हम टोटल कैपेसिटी यानी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, यानी 1 नीचे आ जाएगा और सी इक्विवेलेंट ऊपर, यानी सी इक्यू बराबर हमारा हो जाएगा C/3। यही हम लोगों का करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। अगर अभी भी दोस्तों इस न्यूमेरिकल में डाउट है तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपेसिटी और कंडेंसर से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल को जरूर सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए अब आपसे क्या पूछा गया है। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 पे चलने से पहले दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर ले कि ताकि जब हम लोग लाइव आए तो आपको पता चल सके। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 भी न्यूमेरिकल है, ये भी आपका कंडेंसर से लिया गया है। यहाँ भी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रही है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये डायरेक्ट ए और बी के बीच में हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले पैरेलल है तो पहले हम लोग पैरेलल को सॉल्व कर लेते हैं। यानी यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड का लिया गया और 2 माइक्रोफैराड का, पैरेलल में बोला है तो 3 प्लस 2 को हम लोग जोड़ देंगे, इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा। यानी कि अब हमारा दो कंडेंसर हो गया, एक कंडेंसर हमारा 5 हो गया और एक कंडेंसर हमारा 4 हो गया। ये 5 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड। 5 कहाँ से आया, तो 5 जो हमारा सिंपली आया, 5 ये दोनों को जोड़ के आया जो कि हमारा पैरेलल में था। 3 प्लस 2 हमारा 5 हो गया और 4 हो गया। अब हम लोग 5 और 4 यहाँ पे हम लोग का किस चीज़ में जोड़ा गया, तो 5 और 4 अब हम लोग का सीरीज में जोड़ा गया। यानी अब हम लोग यहाँ पे सीरीज वाला फार्मूला लगाएंगे 5 और 4 के लिए, यानी कि 1/C इक्विवेलेंट बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/4। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम लोग का कितना माइक्रोफैराड आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितने माइक्रोफैराड का था, 5 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड का हम लोग उसे कनेक्ट कर लेते हैं। यानी 1/C, यानी कैपेसिटी पूछ रहा है सी इक्विवेलेंट बराबर एक कितना का था, तो 5। 5 कैसे आया, 3 और 2 को हम लोग जोड़े थे, और एक कितना था 1/4। अब आप लोग इसे सॉल्व तो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे 5 और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी 5 चौक यहाँ पे हमारा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 + 5, यानी हम लोगों का कितना हो जाएगा 9/20। लेकिन ये 1/C का मान है, हम लोगों से C बराबर पूछा गया है, तो C बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो C बराबर हम लोगों का सिंपली हो जाएगा 20/9। अब चलिए हम लोग देखते हैं हम लोगों का ये कितने नंबर ऑप्शन में दिया गया था, 20/9। तो 20/9 हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि बोले तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझेंगे। अगर अभी भी आपको डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया आयरन इज, अब आपको बताना है आयरन क्या। ऑप्शन को देखिए, आयरन क्या आपका पारा मैग्नेटिक है, या फिर डायमैग्नेटिक, या फिर फेरोमैग्नेटिक, या फिर नॉन मैग्नेटिक है। तो आयरन एफी से हम लोग इसे डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। आई होप कि आप पहले से जानते होंगे। तो आयरन जो हमारा होता है वो हमारा फेरोमैग्नेटिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर, आपको बताना है नीचे जो कुछ फैक्टर दिए गए उनमें से विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर डज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड, मतलब लाइट का इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है। आपको ऑप्शन देखिए और बताइए लाइट का इंटेंसिटी आपका किस पे डिपेंड करता है। क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, या फिर वेवलेंथ पे, या फिर एम्पलीट्यूड, या फिर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो लाइट के इंटेंसिटी की अगर दोस्तों बात किया जाए तो हमारा एम्पलीट्यूड बोले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी इंटेंसिटी जो लाइट का होता है वो हमारा एम्पलीट्यूड पे डिनोट, मतलब एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, डिनोट नहीं सॉरी डिपेंड करता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 में देखिए आपसे क्या पूछा गया, बोल रहा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका किस तरीके का नेचर होता है, यानी उसकी कैसी प्रकृति है। क्या वो ट्रांसवर्स होता है अपने नेचर में, प्रकृति में, या फिर लॉन्गिट्यूडनल, या फिर बोथ ये दोनों हो जाता है, या फिर मैकेनिकल होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप इसे अच्छी तरीके से भली भांति परिचित होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग का ट्रांसवर्स नेचर का होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न 11 आपसे कह रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। आपको बताना है ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन क्या है। ट्रांजिस्टर आप सभी लोगों ने जरूर देखा हो, ये चार्जर में लगा होता है, या फिर बहुत सारे किट होते हैं एम्पलीफायर ये वगैरह में लगा होता है। हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है कैसा, ट्रांजिस्टर देखने में ऐसा होता है और इसके तीन लेग होते हैं, एक दो तीन, आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। एक हमारा बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, और एक इमीटर होता है हमारा। दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आंसर को पढ़िए क्या कह रहा है। मेन फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन क्या है, सिंप्लीफाई, या फिर एम्पलीफाई, या फिर रेक्टिफाई, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सही जवाब दीजिए, हम उसे पिन कर देंगे और हर्ट भी जरूर करेंगे। आई होप कि आपको आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और दोस्तों आप इस सेशन को बहुत इंजॉय किए होंगे। इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और हमारे वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको हमारे प्रीवियस वीडियो का लिंक मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़े ताकि आप हमारे सभी पीडीएफ को और वीडियो के नोटिफिकेशन को सही समय पे प्राप्त कर सकें। और दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग जल्दी से एक अगले वीडियो में।